All right, अस्सलाम वालेकुम everyone. Let's start our session for today. Last class में हमने weighted average cost of capital मुकम्मल कर लिया था, ऐसा ही है. weighted average cost of capital सारा मुकम्मल करने के बाद और उसके सारे questions करने के बाद एक छोटा सा सेशन था हमारा yield curve का, वो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए टेम्पररी जो है वो अपलोड की है. उसको देखोगे, आधे पौने घंटे का एक लेक्चर है, आराम से ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी. 3 केसेस हैं मुश्किल से उसके अंदर, वो तीनों केसेस वहाँ पे जो है आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद हैं. हैंड आउट को देखोगे, उन तीनों केसेस को वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन में देख लोगे, हो जाएगा. आज हमें अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. सर, अगर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को हम बाइफिकेट करें तो प्राइमरीली ये नाम एक चैप्टर का है, लेकिन इसके अंदर 2 डिविजन्स हैं बड़े बड़े जो हम पढ़ेंगे. एक इसके अंदर आपके पास कहलाएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा यहां पे आपके पास कहलाएगा फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट. जी बिल्कुल, ये न्यू चैप्टर है, ठीक है. इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट. हाँ चलो ठीक है, कर लेते हैं. थोड़ा सा यहां पर इस बात को समझना कि इस चैप्टर का नाम रिस्क मैनेजमेंट दिया हुआ है. आमतौर पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हेजिंग. और हेजिंग का मतलब होता है टू मिनिमाइज एनीथिंग. किसी भी चीज को अगर आप मिनिमाइज कर लेते हैं तो वो बहरहाल हेजिंग कहलाता है, टू हेज द रिस्क बेसिकली. सर, कंपनीज क्या रिस्क फेस करती हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट हो, चाहे फॉरेन करेंसी हो, या किसी चीज की मार्केट वैल्यू हो. लेट्स से मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, मार्केट वैल्यू ऑफ लेट्स से रॉ मटेरियल, मार्केट वैल्यू ऑफ लेट्स से एनी कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी हो सकती है. आप मार्केट वैल्यू ले लें स्टॉक्स की, रॉ मटेरियल की, आप मार्केट वैल्यू ले लें फॉरेन करेंसी की, या आप इंटरेस्ट रेट ले लें. ये तीनों चीजें क्या होती हैं सर? ये तीनों चीजें होती हैं फ्लक्चुएट. क्या होती हैं? फ्लक्चुएट. जैसे जैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती चली जाती है, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है आपके पीएनएल के ऊपर. इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो पीएसएमसी, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने 9 अरब रुपए का लॉस किया है, 9 बिलियन रुपीस. उनकी तकरीबन आप समझे 12 अरब की इक्विटी थी. 12 अरब की इक्विटी में से उन्होंने 9 अरब रुपए लॉस कर दिया. कैसे लॉस किया सर? एक्सचेंज रेट की बेजा फ्लक्चुएशन. पिछले 8-10 महीने, 12 महीने के अंदर आपको नजर आएगा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा क्या हुआ है? करेंसी डिवैल्यू हुई है, सबसे ज्यादा करेंसी डिवैल्यू हुई. अब इस करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से उनके पार्ट्स की जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई? वो बढ़ गई. और सामने जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे वो क्या हो गए? घट गए. यानी कि इनकी वैल्यू उस तरह से तेजी से नहीं वो बढ़ा पाए. एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा महंगाई होने की वजह से जो गाड़ियों की अपनी डिमांड है, वो डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई. तो उसकी वजह से उनके ऊपर फिक्स कॉस्ट आई. क्योंकि प्लांट तो खड़ा है, ठीक है, आप चलो लेबर को हटा दो, क्या लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, आपने लेबर को हटा दिया, सही है, समझ में आती है बात. लेकिन पूरा पूरा प्लांट ऐसा थोड़ी इसकी कॉस्ट नहीं आएगी. बिजली ना भी हो तो क्या उसका बिल नहीं आता? आता है सर. लाइन रेंट आता है, कुछ फिक्स पोर्शन आता है. गैस ना भी आप कंज्यूम करो तो क्या उसकी कॉस्ट नहीं आती? बिल्कुल आती है. मैं फिलिप मॉरिस के ऑडिट पे था, तो मैंने फिलिप मॉरिस के ऑडिट पे एक चीज़ देखी थी कि वो असल में वो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सिगरेट्स बनाते हैं, वो मालबोरो उन्हीं का ब्रांड है. अब जितना महंगा हो गया बहुत सारे एलएम पे आ गए होंगे, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये कि वो लोग क्या करते थे, उन्हें ज़रूरत हो या ना हो, वो अपने फार्मर से पत्ता खरीद लिया करते थे टोबैको का. उनसे एक दफ़ा मैंने पूछा, यार इतना स्टॉक आपके पास पड़ा होता है, आप क्यों पत्ता खरीदते हैं? उन्होंने कहा, देखो अगर इस फार्मर को हमने लूज कर दिया ना, और इस रेसिपी का पत्ता 1 साल इसने किसी और को दे दिया, और फिर आदत बना दी इसी रेसिपी के पत्ते को किसी और को देने की, तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा. हमारे लिए इस तरह से होगा कि हमारी रेसिपी चोरी हो जाएगी, कोई और उसको ऑप्ट कर लेगा. तो उस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो हर साल बाइंग करें. इसी तरीके से कुछ ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ ऐसे फिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको हर साल करने होते हैं. पाक सुजुकी के साथ भी यही हुआ. 9 अरब रुपए का लॉस 1 साल में पोस्ट किया. क्यों? करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से. ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, इंटरेस्ट रेट की हो गई, फॉरेन करेंसी की हो गई, ये बहुत ज्यादा आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करती है. इससे कभी कभी या तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या आपके रेवेन्यूज यहाँ पे काफी हद तक कम हो जाते हैं. तो आप तो मिसाल ले लो एक्सपोर्टर की. जी चलो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई ना. एक एसीसीए के स्टूडेंट की मिसाल ले लो. एक एसीसीए के स्टूडेंट की क्या टेंशन होती है, क्या परेशान होता है? वो पाउंड बढ़ जाता है सर.
पाउंड की वैल्यू बढ़ जाती है तो एसीसी वाले कहते हैं मेरी फी बढ़ गई। पाकिस्तान में सैलरी बढ़ी उसकी उस लिहाज से, लेकिन उसकी पढ़ने की फीस बढ़ गई। और फिर ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर तो अब रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो तालीम तो कमाने की फील्ड है। यहाँ फीस महंगी हुई पाउंड की वजह से, यहाँ टीचर ने अपनी ट्यूशन फी भी क्या कर दी, बढ़ा दी। अब वो एक इन्फ्लेशन उसको दो जगह से हिट कर रही है, टीचर ने भी अपनी फी बढ़ा दी है और पाउंड भी नेचुरली आपका जो है वो महंगा हो गया। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए अगर उस स्टूडेंट के हाथ में हो कि इसका रिस्क किसी तरह मैनेज हो जाए, तो क्या वो मैनेज कर पाएगा? सर अगर कोई ऑप्शन हो उसके पास तो वो मैनेज कर लेगा। तो हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प करेंगे टू मिनिमाइज और hedge the risk of fluctuations. Fluctuations of what? Fluctuations of foreign currency, fluctuations of interest rate, fluctuation of market values. किसी भी चीज की प्राइस अगर फ्लक्चुएट करती है तो फ्लक्चुएट करने के साथ साथ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी अपनी कॉस्ट के अंदर भी मिनिमाइजेशन आ सकती है अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें। सर अगर हम ICAP की बात करें तो ICAP इसको किस तरह से पूछता है? अब तक देखो हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं, तकरीबन आप समझें कि 7 से 10 नंबर के 7 to 10 मार्क्स का पोर्शन आपका अभी तक इस पेपर के अंदर जो है वो पूछा गया है। बाय ग्रेड भी तकरीबन 10-15% इसको जो है वो एलोकेट किया गया, और हर अटेम्प्ट में आपको इसका कंपल्सरी एक क्वेश्चन नजर आएगा। पिछली जितनी अटेम्प्ट्स आप उठा के देख लें, ICAP ये एरिया आपका जरूर टेस्ट करता है। सर ये एरिया वो है जो पहले BFD में आता था, और एक दफा BFD में आने के बाद, मतलब पहली दफा BFD में आता था, वहीं स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वहीं सारी चीजें उनके लिए नहीं होती थी। तो अब ICAP ने क्या किया, जैसे MFA इंट्रोड्यूस किया, तो ICAP ने कहा कि भाई MFA के साथ हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि जब बच्चा BFD के लेवल पे आए या MSc2 के लेवल पे आए तो उसे बेसिक्स पता हो। वहां पर हम नए तरीके से स्टूडेंट के साथ जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक उसे सिखा के BFD की तरफ जो है भेजते हैं। ये कहने की बात है, असल मसला ये है कि ACC F9 में पढ़ाया जाता था, और F9 फंडामेंटल्स हैं, जैसे आपका कैफ होता है, फाउंडेशनल एग्जाम्स हैं, और प्रोफेशनल जो है वो फाइनल की तरह P लेवल एग्जाम्स हैं। तो वहाँ पढ़ाया जाता था, यहाँ नहीं था। बहरहाल गोरे की सुन्नत पे अमल करना लाजिम मलजूम है, और एक अच्छा मूव भी है कि हाँ यार हम इसको जो है वो यहाँ पे पढ़ाएं। ठीक है, तो एक बेसिक सा आइडिया मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दिया। इसमें हम इंटरेस्ट रेट को पढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी को पढ़ेंगे, इसकी फ्लक्चुएशन को हेज करना, इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हमें इसकी हेल्प मिलती है, और ये सारी की सारी चीज यहाँ पर जो है वो हमने पढ़नी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन बेस्ड है। थ्योरी इसमें बहुत ही मिनिमल किस्म की कोई थ्योरी होगी, वो भी किताब के अंदर कोई किसी चीज रह जाती है तो हम इसके इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कवर कर लेंगे। अदरवाइज सारी की सारी इसमें कैलकुलेशंस है, और इंतहाई टेक्निकल कैलकुलेशंस है। सही है, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।